अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब मैंने ये सीरीज़ शुरू की तो बहुत से लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप चंद्रयान 3 के बारे में हमें डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों ने तनकीद भी की। आपको दोनों तरफ की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि मेरे इंडियन दोस्तों ने, लर्नर्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और कईयों ने तो ये भी लिखा कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन अपने मीडिया से नहीं मिली जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी वीडियो से मिली। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हम भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इंडिया में पजीराई मिल रही है, और इस चीज़ के लिए हमें अफसोस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि आज तक हम इंडिया के असातिज़ा कराम को देख के पढ़ कर चीज़ें सीख रहे थे। चाहे हम अपने आप से झूठ बोलते रहें, लेकिन ये हकीकत है। मैं यूट्यूब पर ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में मालूम है। लेकिन अगर इंडिया के लोग अब किसी पाकिस्तानी को अपना मेंटोर समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। इसलिए इस सीरीज़ की आप जितनी मर्ज़ी चाहें तो तनकीद कर लें, लेकिन ये सीरीज़ इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ चंद्रयान। चंद्रयान को 8 दिन चाहिए चाँद पर उतरने के लिए। जी हाँ, पुरानी तस्वीर है, चंद्रयान उतर चुका है। उसकी लेटेस्ट जो रिसर्च है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तस्वीर चंद्रयान ने अपने कैमरे से ली, ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं है, ये सीजीआई नहीं है, और इसमें आपको चाँद के क्रेटर्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर विक्रम लैंडर अटेम्प्ट कर रहा है कि वो चाँद पर उतर सके। उसका जो उतरना है वो टोटली ऑटोनोमस है, यानी कि उसे ज़मीन से कंट्रोल नहीं किया जा रहा। साइंसदान ने उसको बता रहे, इंजीनियर्स नहीं बता रहे कि इसे कैसे उतरना है, क्योंकि 3 सेकंड का गैप है। एक सिग्नल 3 सेकंड में ज़मीन तक जाता है और फिर वापस आता है, तो इतनी देर में हमें नई चीज़ों के बारे में पता चल चुका होता है। तो विक्रम को ये कैपेसिटी दी गई कि वो खुद ब खुद थिंकिंग कर सके और वो अपने उतरने की जगह को खुद सेलेक्ट कर सके। तो मैं यहाँ पर आपको विक्रम की लैंडिंग के बारे में बताता चलूँ कि जो ऑर्बिटल स्पीड है इसने 0 पे लेके आनी है। अभी ये घूम रहा है, चांद के गिर्द घूम रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इसने आहिस्ता होना है, चांद के अंदर दाखिल होना है, और उसके साथ इसने अपनी ऑर्बिटल स्पीड को कम यानी 0 की तरफ लेके आना है। उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आएंगी जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको प्लान किया गया है, इसलिए ये अपनी प्लान्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाएगा, और फायरिंग के जो कर्व्स हैं उनको भी दिखाया गया है, उनको भी प्लान किया गया, क्योंकि पिछली मरतबा फायरिंग के इशू की वजह से चंद्रयान 2 गिरकर तबाह हो गया था। और इसी वजह से हमने इसमें एक और, जब हम की बात करता हूँ तो मैं इंसानियत की बात करता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप तो इंडियन नहीं और आप हम कह रहे हैं, तो मैं इंसानों की तरक्की की बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर एक वेलोसिटी मीटर लगाया है, वेलोसिटी सेंसर लगाया है, जो कि इसके एटीट्यूड के बारे में, इसकी हाइट के बारे में, इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है और हमें उसके बारे में आगाह करता है। विक्रम लैंडर 4 मुख्तलिफ स्टेजेस को पार करते हुए चांद की सरफेस पे उतरेगा या उतर चुका है। इन स्टेजेस में इसे 19 मिनट्स लगेंगे, और जब ये पहली स्टेज में दाखिल होगा तो उसके 19 मिनट के बाद अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो ये चांद की सरफेस पर लैंड कर जाएगा, और ये कर चुका है। पहली जो फेज़ है उसे रफ ब्रेकिंग स्टेज कहते हैं। रफ ब्रेकिंग स्टेज में हम इस वक्त 30 किलोमीटर पर खड़े, और 30 किलोमीटर से हमने नीचे आना है 7 किलोमीटर पर, और 7 किलोमीटर तक जो नीचे आना है उसमें हमने उन इंजन्स को चलाना है जो कि 800 न्यूटन की फोर्स रखते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तकरीबन 12 मिनट का ये स्केड्यूल है, और 12 मिनट में हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। हमने बड़ा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। तो ये जो टाइम है जिसे रफ ब्रेकिंग फेज कहते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर येलो कलर से ग्राफ में दिखाया है, जिसमें विक्रम लैंडर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। जब वो नीचे पहुँच जाता है, यानी 7 किलोमीटर तक पहुँच जाता है, तो अब वो एक और फेज में दाखिल होता है जिसे एल्टीट्यूड, अब एटीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड होल्ड स्टेज। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। अब ये हाइट को होल्ड करेगा, 7 किलोमीटर के ऊपर आकर ये हाइट को होल्ड करेगा, यानी ये वहीं पर तकरीबन तैरता रहेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, और उसके साथ साथ जो इसके थ्रस्टर्स हैं वो अभी भी फायर कर रहे हैं, वो अभी भी इसके साथ मौजूद हैं और इसको स्टेबल किए हुए हैं, और उसके साथ साथ इसके जो सेंसर्स हैं उनके ज़रिए ये देख रहा है कि जज कर रहा है कि मैंने कहाँ पर उतरना है।
मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये इसकी जो हाइट है उसको मेजर करने के लिए 2 सेंसर्स लगाए गए। अमूमन स्पेस क्राफ्ट्स में एक एल्टीमीटर लगा होता है, इसे एल्टीमीटर कहते हैं, हाइट को, कितनी हाइट है इसे मेजर करने के लिए, और वो लेज़र बेस होता है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोवेव बेस्ड भी एल्टीमीटर लगाया गया, 2 लगाए गए। क्यों? क्योंकि लेज़र बेस एल्टीमीटर इतने रिलायबल नहीं होते। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक हादसे की तरफ जो जापानीज लूनर मिशन को पेश आया, जिसका नाम था आई स्पेस। आई स्पेस का लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश करा, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, और वो चांद पर उतरते उतरते जब 3 किलोमीटर की हाइट पर रह गया तो उसके एल्टीमीटर, जो कि लेज़र बेस्ड एल्टीमीटर था, उसने हाइट देना शुरू कर दी। उसने हाइट ठीक दी, लेकिन उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर था उसने उस डेटा को, उसमें जो चेंजेस आ रही थी उसको देखते हुए उसको फिल्टर आउट कर दिया। जो इंपॉर्टेंट डेटा था उसको आगे प्रोसेस ही नहीं किया। उसने कहा ये शायद गलत डेटा है, मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और उसने वो डेटा काफ़ी ज़्यादा निकाल दिया, जिसकी वजह से जो लैंडर था वो सही तरीके से जज नहीं कर सका कि वो ज़मीन से कितना ऊपर है। अब उसकी जो हाइट है वैसे ऐसा बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, यानी प्रोसेसर को, जो मेन उसका ब्रेन है, उस तक नहीं पहुंच रही थी, और उसकी वजह से आखिरकार वो लैंड ना कर सका। उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, वो तैरता ही रह गया बेचारा चांद की सरफेस पर, और वो गिरकर तबाह हो गया। तो इस वजह से 2 एल्टीमीटर्स लगाए गए ताकि हमें पता चले, अगर लेज़र एल्टीमीटर रिलायबल नहीं है तो हमें माइक्रोवेव एल्टीमीटर से हाइट के बारे में पता चलता जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था उसके बारे में, वो भी इसी स्टेज में, यानी एटीट्यूड कंट्रोल होल्ड फेज़ में, एटीट्यूड होल्ड फेज़ में तबाह हुआ था। इसलिए ये स्टेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हम 2 ऐसे लैंडर्स की तो बात कर चुके हैं जो इसमें तबाह हो गए, और उसकी वजह ये थी चंद्रयान 2 की कि उनका एक कंट्रोल वेल्व मेल फंक्शन कर गया। कंट्रोल वेल्व के मेल फंक्शन करने की वजह से उसके इंजन की थ्रस्ट डिस्टर्ब हुई, और उसकी वजह से वो चांद की सरफेस से टकरा गया और तबाह हो गया। क्योंकि जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं, तो चंद्रयान 2 ने जब इस स्टेज पर आया और उसका जो थ्रस्टर सही काम नहीं कर रहा था, तो वो प्रॉपर जो एरर जनरेट हो रहा था, यानी उसको जिस हाइट पे जाना चाहिए वो अब हाइट पर नहीं जा पा रहा था, तो जो एरर था वो जमा होता गया, और वो एरर जमा होने के बाद इस स्टेज के बाद कम्युनिकेट होता था प्रोसेसर को। तो ये एक बहुत बड़ी इशू था, जिसकी वजह से वो इतना एरर हो गया कि फिर उसे उनका कंट्रोलर या उसका कंप्यूटर या उसका प्रोसेसर कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो इस स्टेज के में ही चांद से टकरा गया, और मेन वजह एक कंट्रोल वेल्व के फंक्शन ना करने की थी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इस किस्म की चीज़ें हमने देख ली, तो अब हमने चंद्रयान 3 पर बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की हैं। वहाँ पर एडिशनल वेलोसिटी मीटर लगाया है, लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर उसका नाम है, मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ। उसके साथ साथ हमने इंजन को इम्प्रूव किया है, हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, सिमुलेशंस बहुत ज़्यादा की हैं, जो कि आगे आपको बताना जा रहा हूँ। और फिर हम दाखिल होते हैं, अगर ये सब कुछ ठीक चला गया और जा चुका है, क्योंकि चंद्रयान इस वक्त लैंड कर चुका है, तो हम फाइन ब्रेकिंग फेज़ में दाखिल होंगे, जो कि 3 मिनट का फेज़ है। यहाँ पर आपको वो येलो कलर से दिखाया गया है, और इसमें आपके 4 में से 2 इंजन वो ऑन होंगे, वो चलते रहेंगे, और आप 850 मीटर के, यानी 1 किलोमीटर से भी कम, 850 मीटर के ऊपर सरफेस पर तैर रहे होंगे, और नीचे तस्वीरें ली जा रही होंगी लैंडर की तरफ से, उसे एनालाइज किया जा रहा होगा, क्योंकि अब उसने डिसाइड करना है कि उसने किस जगह पर उतरना है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसी पोल पर, यानी हम साउथ पोल की बात कर रहे हैं, विक्रम लैंडर वहाँ पर लैंड करने जा रहा है और कर चुका है, जहाँ से कुछ दूर लूना 25 की लैंडिंग स्पॉट है। तो वो भी रशियन जो लैंडर है वो भी यहीं पर लैंड करना चाहता था, लेकिन वो तबाह हो गया, और इसका जो एरिया है वो 2.5 किलोमीटर का एक साइड है। तो आप 4 से उसको मल्टीप्लाई करें, इतना स्पॉट बनता है, और उसे हमने 3900 सेक्शन में डिवाइड किया। अब हर सेक्शन में ऑलरेडी उसे चंद्रयान में पूरा डिजिटल मैप स्टोर किया गया और बता दिया गया कि आपने यहाँ पर उतरना है, यानी प्री प्रोग्राम कर दिया गया। हमने विक्रम को पहले बता दिया कि आपने इस जगह पर उतरना है। लेकिन जब विक्रम उस स्टेज में जाता है, अब उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि वो जो उसको प्रोग्राम किया गया है, ये जो प्री डिफाइंड जगह है, उसको मॉनिटर कर रहा है और देख रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ वो उसी जगह पर है, इर्द गिर्द के सारे पैरामीटर्स भी मैच कर रहे हैं,
उस जगह को भी वो क्लीन देख रहा है, साफ़ सुथरा देख रहा है और लग रहा है कि बिल्कुल ठीक लैंडिंग होगी तो वो वहाँ पर लैंड कर जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि उसे ये लग रहा है कि वो किसी गलत जगह पर आ गया, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गया, या वहाँ पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि ठीक नहीं लग रहे, वो जगह बम्पी लग रही है। तो अब क्या होगा कि वो एडजेसेंट जगह की तरफ जाएगा, यानी वो उस जगह को छोड़ेगा और पास पास कोई और जगह ढूंढेगा। ये सारे के सारे उसके अपने डिसीजन होंगे, इंसान इन डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे। और फिर वो जिस जगह सेफ समझेगा, इन 3900 सेक्शन में जिस सेक्शन को वो सेफ समझेगा, वो उस जगह पर लैंड कर देगा। और आखिरी जो चौथा मरहला है वो है टर्मिनल डिसेंट फेज़। इसमें वो 150 मीटर तक नीचे आ जाएगा और उसके बाद वो फिर 30 सेकंड तक एनालाइज करेगा, जिस जगह को उसने सेलेक्ट किया उसमें एनालाइज करेगा और देखेगा कि क्या ये सेफ़ है या फिर मुझे इसे भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो हर जगह पर ये डिसीजन करता रहता है और अगर उसे वो सेफ़ लगेगी तो वो वहाँ पर उतर जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ मॉडिफिकेशंस भी की गई हैं चंद्रयान 3 में। इसमें हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जो कि जब वो नीचे उतरेगा, जब वो टच करता है, सरफेस को टच करता है, तो वो अपने इंजन्स को ऑफ कर देगा। इसकी टांगों को इम्प्रूव किया गया है, उसके मटेरियल को इम्प्रूव किया गया है, इस पर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की गई है, जो कि हम अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इस पर किस किस्म की टेस्टिंग की गई है, मून की कंडीशंस कैसे क्रिएट की गई हैं ज़मीन पर। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकंड तक की वर्टिकल वेलोसिटी को ये हैंडल कर सकता है। टच डाउन के बारे में और बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मुझे देख के पढ़नी पड़ रही हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये ज़मीन पर लगा, चांद की सरफेस पर लगा, तो उस वक्त चांद पर सूरज निकल रहा था। चांद का एक दिन हमारे 14 दिनों के बराबर होता है। तो अब 14 दिन इसके पास हैं। इसका सोलर पैनल, क्योंकि इसने अपने रोवर को भी आगे लेकर जाना है तो उसको सोलर एनर्जी चाहिए, इसलिए बेहतरीन टाइम ये था कि हम चांद की तुलुए सुबह को पहुंचते। लोकल तुलुए सुबह सही लफ्ज़ है या तुलुई वर्ड सही है, या आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो हम जब सुबह वहाँ पर, जब सूरज तलू हो रहा है, तो हम उस वक्त वहाँ पर पहुँचें और हमें 14 दिन मिल जाएं। 14 दिन में हम जितनी रिसर्च कर सकते हैं वो करें और जितने सैंपल्स ले सकते हैं सैंपल लें। एनर्जी का भी इशू नहीं होगा क्योंकि सोलर पैनल लगे हुए हैं रोवर पर, और हमें ये भी मसला नहीं होगा कि बीच में रात आ गई और इसकी रात भी 14 दिनों की होगी। तो इसलिए ये सारा का सारा वेल प्लान्ड सिस्टम था। और अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पर ना सिर्फ प्रज्ञान रोवर उतर चुका है, बल्कि उसने कुछ डिस्कवरीज भी की हैं जिन्हें हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वहाँ पर उतरने के लिए ज़मीन पर किस किस्म की टेस्टिंग की गई। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को सीखते रहिए।